हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टैंडर्ड पर। तो जैसा कि आपने देखा है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूपी टेट का और सी टेट का। तो जो लोग साइंस साइड से इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं और जो साइंस साइड से देने वाले हैं उनके लिए मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ साइंस के। और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर यानी कि पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको बेकार नहीं मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको अच्छी लगे या कोई त्रुटि रह जाती है तो भी बताइएगा, ठीक है। अपना सुझाव भी आप अपने कमेंट करके दे सकते हैं आप अपना सुझाव, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है सीरीज का। पहला क्वेश्चन है कि बारिश की जो बूंद होती हैं, वर्षा की बूंदें गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल जल के निम्नलिखित में से किस गुण का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो बारिश की बूंद बूंद है वो गोल होती है, तो गोल किस वजह से होती है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखेंगे अब हम लोग इसके। पहला ऑप्शन है हमारे पास श्यानता, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, तीसरा ऑप्शन है क्रांतिक परिघटना और चौथा ऑप्शन है दाब। तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव। क्या आंसर है इसका? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंद गोल हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है क्या? पृष्ठ तनाव। इस तरह से ये इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर अगला 122 क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। कौन सी गैस है जो कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें सही ऑप्शन को पढ़ने के लिए और अच्छे से डिटेल में दे रखा है कि वे गैसें हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है और ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। समझ गए ना कि जो गैसें ऊष्मा को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, जिससे क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। तो ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सर्वाधिक होती है, उसके बाद है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, और जलवाष्प आदि क्या है, ये सभी जलवाष्प भी क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो ऑप्शन है आपका हेमेटाइट, ऑप्शन है आपका हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 और 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका सही है कि जिप्सम। जिप्सम क्या है? एक तरीके की खनिज नहीं है, ये मिट्टी है एक तरीके से। क्या है? मिट्टी। क्या होता है इसमें? कैल्शियम का सल्फेट है। कैल्शियम का क्या है? एक सल्फेट है। इसमें जल के दो अणु होते हैं, यानी CuSO4 इसका हो गया ना, कैल्शियम सल्फेट CuSO4, और दो अणु है 2H2O जो मैंने बोला था, इसका फॉर्मूला CuSO4 2H2O। अगर यहाँ पर POP पूछ लेता, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या है? तो उसके लिए उल्टा हो जाता है, CuSO4 हो जाता है, CuSO4 का होल ट्वाइस हो जाता है, और H2O अकेला रह जाता है, जल का एक अणु रह जाता है H2O। CuSO4 का होल ट्वाइस H2O, ये होता है POP का फॉर्मूला, और जिप्सम का होता है CuSO4 2H2O। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, आप तो बच्चे नहीं, बराबर के ही हैं, सभी होने वाले आप लोग टीचर हैं, सॉरी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है, इनमें से कौन सा द्रव है। ऑप्शन नंबर आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर या फॉस्फोरस। तो किसका आंसर सही है? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जो ब्रोमीन है, क्या है? ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है साधारण ताप पर। और कौन कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो एक धातु है मरकरी, जिसको आपने पढ़ा होगा, मरकरी यानी कि पारा जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। और इसका जो जो लिखने का सिंबल है वो होता है Hg। क्या होता है? Hg। ये भी क्या है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ये क्या है? धातु है। पारा क्या है? एक धातु। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन, इसका सही आंसर रहेगा।
तो क्या होता है कि ब्रोमीन में ये 7वें वर्ग में पाया जाता है। ये इसके बारे में है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी? मैरी क्यूरी। तो सही ऑप्शन आप लोगों को दिख ही रहा है कि मैरी क्यूरी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ब्राइन क्या है? तो आप जानते हैं NaCl का जो संतृप्त घोल होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राइन। NaCl यानी कि नमक का घोल होता है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो आप लोग जानते हैं, बताइए। एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, कौन सा होता है इसमें से? तो आपने सही पहचाना कि जो ऑप्शन नंबर ए है एसिटिलीन यूज होता है किसके लिए? पकाने के लिए। इसका और आज इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से यानी कि ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन के कारण पकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला कि जो प्राकृतिक रूप से जो बनते हैं वो एथिलीन की वजह से पकते हैं, और प्राकृतिक रूप से। और आर्टिफिशियल जैसे हम लोग ले आते हैं कच्चे केले और केलों को पका लेते हैं, या आम या कोई भी चीज़ हम फल अपने आप पका रहे हैं, तो उसमें एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो अंतर है। अच्छा, एसिटिलीन और एथिलीन का अगर बारे में पूछा जाए तो एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। और एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है? C2H4। क्या होता है? C2H4। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन गैस का सबको पता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 78% होती है, आप लोगों को पता है, ये सभी ने आंसर कर दिया होगा 78%। और इसकी पूरी जानकारी देखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया ये, तो आप लोगों को मेरी राय माने तो आप लोग सबसे पहले ये चीज़ जरूर याद करें कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा तो पता है, ये क्वेश्चन हो गया इजी कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है कि सबसे कम कौन सी पाई जाती है। तो सबसे कम आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन, ये तीन नीचे की याद रखें, इन तीनों में से कभी पूछ ले कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है लास्ट में, तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को जरूर याद रखें, क्योंकि जो आर्गन है वो 0.93% पाई जाती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और हाइड्रोजन 0.01। तो ये लास्ट की याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड हो सकता है किसी भी एग्जाम में आ गया तो। अब आती है ओजोन क्या है? ओजोन क्या है आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओजोन क्या है? तो ओजोन क्या है, देखिए। ओजोन ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ऑक्सीजन का एक अपरूपक है, या ऑक्सीजन का एक समावयवी है, या ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। तो बताइए ओजोन क्या है? सही आंसर क्या आएगा? ओजोन ऑक्सीजन का, देखिए सही आंसर क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूपक है। क्या है? अपरूपक है। क्यों अपरूपक है? क्योंकि देखिए दोस्तों, ओजोन ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O। ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? O से। और ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है। O अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब परमाणु है। और जब हम O2 लिखेंगे, O2, तो O2 का मतलब है ये ऑक्सीजन गैस है। क्या है ये? ऑक्सीजन गैस है। O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस है, यानी कि अणु की अवस्था में। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के 3 परमाणु आ जाएं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु आ जाएं, तो इस समय इसको बोलेंगे ओजोन। जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं उसको ओजोन कहते हैं, और जिसमें 2 परमाणु होते हैं उसको ऑक्सीजन कहते हैं। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाकी इसकी डिटेल आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसकी डिटेल आपको चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स से आ गया, न्यूमेरिकल है एक तरीके का, कि m द्रव्यमान का एक कण p संवेग है, जिसका संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा, अगर हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा के बारे में कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा होगी। संवेग और द्रव्यमान दे रखे हैं तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ लिया। बहुत ही अच्छा आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, p²/2m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका आंसर यहाँ नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पूरी तरीके से पता है क्या होगा, p²/2m। ठीक है, तो इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है k बराबर होता है 1/2 mv² होता है, और p बराबर फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है? mv।
वी। P बराबर mv फॉर्मूला होता है। जब इन दोनों को हम एक दूसरे में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p²/2m हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास ये, निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय है। कौन है लौह चुंबकीय? तो इसका तो बहुत ही आसानी से आंसर आप लोग दे सकते हो। क्या है लौह चुंबकीय? इन तीनों में से क्या होगा भाई? चुंबक किसको आकर्षित कर देता है? जिसको चुंबक आकर्षित कर लेगा प्रबल रूप से वो लौह चुंबकीय कहलाएगा। तो सोना है, सोने को नहीं कर पाएगा, लकड़ी को नहीं कर पाएगा, मैग्नीज को भी नहीं कर पाएगा, तो किसको करेगा? निकिल को आसानी से कर लेगा। तो आंसर आ जाएगा निकिल। ठीक है, इसका और ज़्यादा अच्छे से देखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतम चाल किस में होती है? अधिकतम चाल, ध्वनि की अधिकतम चाल पूछ लिया आप लोगों से, अधिकतम चाल किस में? देखिए क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, आप लोगों को बताएं, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो सबसे ज़्यादा जो चाल होती है ध्वनि की वो होती है इस्पात में। इस्पात में इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने कभी रेल की पटरी देखी होगी और रेल की पटरी पर आपको ट्रेन दिखाई भी नहीं दे रही हो, इतनी दूर हो रेल, यानी लगभग 2-3 किलोमीटर दूर रेल हो, और आप अपना कान लगाकर अगर पटरी पर सुनना चाहें तो पटरी में उसके आने की आवाज़ को आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ट्रेन आने वाली है। और जब ट्रेन आ रही होती है हमसे कम से कम 300-400 मीटर दूर हो रेल, यानी रेल दूर हो कितनी, 400 मीटर तक, तो आप थोड़ी सी दूरी पर भी खड़े हैं तो भी ट्रेन की पटरियों में इस तरीके से आवाज़ होने लग जाती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज कहाँ पे चलती है? इस्पात में चलती है। तो इसीलिए लोहे की जो पटरियाँ होती हैं उसमें ध्वनि बहुत ज़्यादा तेज़ी से गति करती है। अगला आप इसके बारे में भी ये जानकारी रखना चाहें तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि वायु में कितनी है, जल में कितनी है, इस्पात में कितनी है, और ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, इतना मीटर पर 1 सेकंड में चली जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस्पात में कितनी ज़्यादा है, 5.9 का मतलब हो गया 6 किलोमीटर हो गया। ये 6 किलोमीटर 1 सेकंड में तय कर रही है। ध्वनि इतनी स्पीड से चलती है कि 1 सेकंड में कितना, 6 किलोमीटर चल रही है। चलिए, सर्वाधिक चाल इस्पात में। अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारा ये कि जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं? तो जब कांच की छड़ से अगर हम रेशम को रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, और रेशम पर ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। अब है एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है। घूमते हुए समतल दर्पण पर किरण 60 अंश का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण कितना होगा? ये आपसे पूछा है। समतल दर्पण है जो क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। और घूमते समय जो परावर्तन कोण होगा ये इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणा आपतन कोण के होगा, 120 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की ये सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल और कोयला। इनमें से कौन है प्राकृतिक यानी कि नवीनीकरण संसाधन है ऊर्जा का? ऊर्जा जिससे अभी बनाई जा रही है वो कौन सा नवीनीकृत है? तो सभी पुराने हैं। इसमें से जल, जो भूजल है वो हमारा क्या है? नवीनीकरण संसाधन है। क्या है? नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी के बारे में ये लिखा हुआ है, भूजल और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीनीकरण संसाधन है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण संसाधन है। ये इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आज की ये सीरीज़ हमारी ख़त्म होती है इस क्वेश्चन पर आके। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, साथ ही अपना कमेंट करके अपनी राय दें, जिससे हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, और कोई अगर गलती है तो उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का अच्छा पेपर हो, अच्छा एग्ज़ाम हो, और आप सभी लोग शिक्षक बनें, आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी सभी मित्रों को धन्यवाद।